Nucleic acids, the other type of macromolecule that one will find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. अब इन्होंने कहा कि जो अगली कैटेगरी है मैक्रोमोलिक्यूल्स वाली, जो हमें वहाँ मिलेगी, जो हमें एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इसमें हमें 4 चीज़ें मिलती हैं। उन 4 चीज़ों में एक क्या होती है? वो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने इनडायरेक्टली बता दी है कि अगर आप क्लास 12 में जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे जब आप डीएनए की वो भी या फिर किसी भी डीएनए की डेफिनेशन पढ़ोगे या किसी न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें वो यही बताता है कि वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। टुगेदर विद द पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दीज कॉम्प्राइज द ट्रू मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। कि कोई भी लिविंग टिश्यू हो या लिविंग सेल हो, उसका हकीकत में जो मैक्रोमोलिकुलर वाला फ्रैक्शन होता है उसमें क्या क्या आएगा? एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, एंड पॉलीपेप्टाइड्स मतलब कि प्रोटीन वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। अब इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे वो मिल के बने हुए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। A nucleotide has 3 chemical distinct component. One is a heterocyclic ring. अब देखो यहाँ पे समझ लो आप कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसके जो मोनोमर है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 अलग अलग केमिकल के कंपाउंड्स, मतलब 3 चीज़ों से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। जैसे कि वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या आएगा? एक कंपाउंड है, वो कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक। देखो साइक्लिक, जैसे सपोज अब इन्होंने साइक्लिक, जो भी कंपाउंड जिसमें साइकिल बननी होगी उसे हम साइक्लिक बोलेंगे। हेट्रो का मतलब क्या है? कि कहीं पे कार्बन होगा, कहीं पे नाइट्रोजन, कहीं पे ऑक्सीजन, सारी चीज़ें जो होंगी वो रिंग में वो एक ही एलिमेंट की नहीं होंगी, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा, इसलिए वहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है हेट्रोसाइक्लिक। सेकेंड इज अ मोनोसेक्राइड। अब इन्होंने कहा सेकंड वाला जो कंपोनेंट है, कंपाउंड है, वो क्या है? मोनोसेक्राइड। अब समझते हैं मोनोसेक्राइड क्या होता है। जैसे कि आप सपोज करो कि माल्टोज है, माल्टोज टूट के 2 चीज़ें बनाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब ये माल्टोज आगे जाके टूट के 2 बना रहा है तो माल्टोज को क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। तो यहाँ पे एक ऐसी शुगर होगी मोनोसेक्राइड जिसे हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं, जो अकेली खुद रहेगी। क्या नाम है उसका? राइबोज नाम है। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो पेंटोज शुगर होती है, नाम क्या होता है? राइबोज। अब अगला जो थर्ड कंपाउंड आता है वो कौन सा आता है? फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। ठीक, जो अगला थर्ड कंपाउंड है वो कौन सा है? फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। As you notice in the figure 9.1, the heterocyclic compound in nucleic acid are the nitrogenous base named adenine, guanine, uracil, cytosine, thymine. अच्छा, अब देखो इन्होंने कहा कि अभी हमने देखा था क्या कि नाइट्रोजन बेस, मतलब जो तीसरी कैटेगरी थी, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स थे, वो एक्चुअल में क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पायरिमिडीन। 2 होंगे, एक प्यूरिन होगा और एक पायरिमिडीन। अब जैसे कि आप सबने सुना होगा प्यूमा, PUMA, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो PU प्यूरिन, GA ग्वानिन और एडेनिन। मतलब कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे? एक तो ग्वानिन होगा और दूसरा एडेनिन होगा। तो सिर्फ 2 याद कर लो आप, प्यूरिन्स याद करो कौन से होते हैं? ग्वानिन और एडेनिन। उसके अलावा जो बचा वो अपना पायरिडिन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप समझ लेना पायरिडिन कौन कौन से आएंगे? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। क्या याद करने हैं? प्यूरिन्स, प्यूमा, M के बदले G। तो प्यूरिन कौन कौन से होंगे? ग्वानिन और एडेनिन। जो बचा वो पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन कौन कौन से? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब देखो वापस आते हैं। ठीक, एडेनिन ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स व्हाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडिन्स। अंडरलाइन कर लेना, एडेनिन ग्वानिन क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं, और उसके अलावा जो बाकी के बचे वो सारे पायरिमिडिन्स होते हैं। ये याद करो, 2 कैटेगरी होगी, एक प्यूरिन जो बचा, उसके अलावा पायरिमिडिन। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेस्पेक्टिवली। अब इन्होंने कहा इनकी जो रिंग्स होती हैं उन्हें हम प्यूरिन और पायरिमिडिन वाली कैटेगरी में रखते हैं। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज इधर राइबोज, अब मोनोसेक्राइड, पेंटोज और डीऑक्सीराइबोज। ठीक, अब इन्होंने कहा ये जो शुगर होती है या तो वो राइबोज होगी या फिर वो डीऑक्सीराइबोज होगी। अब देखो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फ़र्क समझते हैं। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। 2 इन्होंने कहा कि अगर हम राइबोज से सेकंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या बनेगा? डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। डी का मतलब रिमूव करना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अगर हम राइबोज से सेकंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज।
A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid DNA, while that which contain ribose is called ribonucleic acid RNA. वो शुगर जिसमें डिऑक्सीराइबोज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए. उस मतलब वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमारी जो शुगर होगी वो डिऑक्सीराइबोज होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए. और वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमारा जो शुगर यूज हो रही है वो राइबोज होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए. अगला आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एमिनो एसिड. अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेट्रोपॉलीमर. पुरानी वाली एनसीईआरटी में होमोपॉलीमर लिखा हुआ था, अब इसमें क्या है, हेट्रोपॉलीमर. हेट्रो का मतलब अलग अलग, पॉलीमर मतलब जिससे जुड़ के बना हुआ हो. इसका कहने का मतलब यह है कि जो प्रोटीन्स है वो सारे के सारे एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं. बिल्कुल सही. लेकिन जो अमीनो एसिड्स होंगे वो अलग अलग होंगे. लाइसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन बने हुए किसके, एमिनो एसिड के. किसके पॉलीमर है, एमिनो एसिड, लेकिन अलग अलग अमीनो एसिड के. तो इस वजह से क्या बोला जाता है, हेट्रोपॉलीमर. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अलग अलग नज़रिए से अलग अलग चीज़ें होती हैं. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अलग अलग नज़रिए से अलग अलग मतलब निकलता है स्ट्रक्चर का. In inorganic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula. इन्होंने कहा अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला. आपसे पूछा जाए सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा तो आप बताओगे NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 या फिर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. Organic chemists always write a two-dimensional view of the molecule while representing the structure of the molecules, example benzene and naphthalene. अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें कैसा व्यू मिलेगा, 2D वाला व्यू मिलेगा. उसमें हम स्ट्रक्चर बना के दिखाए जाते हैं जैसे कि बेंजीन और नेप्थलीन. ये सारे रिंग्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. फिजिस्ट कंजर अप द 3-dimensional व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. जो फिजिस्ट होते हैं वो कौन सा वाला व्यू दिखाते हैं, 3 डायमेंशन वाला. और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कौन सा लेवल दिखाते हैं, 4 लेवल पे दिखाते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को. आपको कुछ नहीं करना, ये हेट्रोपॉलीमर वाली लाइन याद रखो, उसके अलावा बाकी सारी एनसीईआरटी काट दो. वाइट वाले पोर्शन पे जाओ. ठीक, वाइट वाले पोर्शन पे जाने के बाद लिख दो वहाँ पे कि अगर हम किसी बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो फॉर्मूला लिखेंगे NaCl. उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें 2D व्यू देगा और उसके अलावा जो हमारा फिजिस्ट है वो हमें 3D व्यू देगा. और उसके अलावा जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं वो हमें 4D व्यू देंगे. एनसीईआरटी काट दो, वाइट वाले पोर्शन पे लिख लो. अब जब भी पढ़ोगे ये लाइनें मत पढ़ना, उसके अलावा जो वाइट स्पेस में लिखा हुआ है वो पढ़ लेना, उससे आसानी रहेगी. ठीक है, वापस आते हैं. The sequence of amino acid, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is the second and so on, is called primary structure. इन्होंने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, अमीनो एसिड का सीक्वेंस. कहने का मतलब क्या है कि पहला अमीनो एसिड लाइसिन है, सेकंड उसका ट्रिप्टोफैन है, थर्ड उसका एलानिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक, उसका अगर हम सीक्वेंस बता रहे हैं पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है, तो वो क्या आ जाएगा, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन. प्रोटीन को हम क्या मानते हैं कि प्रोटीन क्या है, कोई एक लाइन है. द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंट द लास्ट एमिनो एसिड. ये सपोज करो इसका लेफ्ट हैंड है और ये सपोज करो इसका राइट हैंड है. तो लेफ्ट हैंड पे पहला एमिनो एसिड आ जाएगा और राइट वाले पे लास्ट वाला एमिनो एसिड आ जाएगा. ध्यान रखना, लेफ्ट में पहला एमिनो एसिड और राइट में लास्ट एमिनो एसिड. ठीक, वापिस आ जाओ. देखो, the first amino acid is called N-terminal amino acid and the last amino acid is called C-terminal amino acid. पहले अमीनो एसिड को N-terminal और लास्ट वाले अमीनो एसिड को C-terminal. ये लाइन खींची, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये पहला अमीनो एसिड, ये लास्ट वाला. तो पहले वाले अमीनो एसिड को N-terminal और लास्ट वाले अमीनो एसिड को C-terminal. तो ये चीज़ पूछा जाएगा कि बताओ जो लेफ्ट साइड में आता है वो N-terminal आएगा या फिर राइट साइड में जो आता है वो N-terminal. तो ध्यान रखना, लेफ्ट साइड वाला N-terminal आ जाएगा और राइट साइड वाला C-terminal. लाइनें काट दो. ठीक, ये काट दो और ये लिख दो कि भाई जो लेफ्ट साइड में है वो पहला अमीनो एसिड, जो राइट साइड में है वो लास्ट वाला. लेफ्ट वाले को N-terminal, राइट वाले को C-terminal. और प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सीक्वेंस. अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट throughout as an extended rod. The thread is folded in the form of a helix similar to a revolving staircase. अब देखो इसे समझो. ठीक, देखो इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटीन है वो पूरी तरीके से धागे की तरह नहीं होगा, बल्कि थोड़ा बहुत वो लास्ट में हेलिक्स भी होगा. शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है या आखिर में भी, लेकिन पूरी तरीके से वो रोड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा.
द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, वो हेलिक्स की तरह रहेगा। हेलिक्स किसकी तरह होंगी? रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, इस तरीके से जो घूमती हुई सीढ़ियाँ होती हैं गोल गोल, उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर होगा। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द हेलिक्स, सिर्फ बहुत थोड़ा सा पार्ट जो होता है प्रोटीन का वही किसके तौर पे होता है? हेलिक्स के तौर पे। उसके अलावा बहुत सारा पार्ट जो होता है उसका रॉड के तौर पे होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे ज़्यादा, इन प्रोटीन ओनली राइट हैंड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। प्रोटीन में जो कॉइलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड वाली कॉइलिंग होती है, तो जो उसके अंदर हेलिक्स हमें देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे हमें राइट हैंड वाले हेलिक्स देखने को मिलेंगे। Other region of the protein thread are also folded into other form in what is called the secondary structure। उसके अलावा देखो ये जो इन्होंने कहा कि स्ट्रेट रॉड तो थी, उसके अलावा जब वो हेलिक्स वगैरह बनाने लगेगी या प्लेट की तरह उसका स्ट्रक्चर होने लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका सीक्वेंस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा? या तो वो हेलिक्स की तरह या फिर प्लेटेड फॉर्म। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट ये होती हैं, ठीक। उसके बाद देखो, इन एडिशन द लॉन्ग चेन प्रोटीन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वूलन बॉल गिविंग राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। अब इन्होंने कहा ये जो प्रोटीन था ये अपने ऊपर ही पूरी तरीके से लिपट जाएगा और हॉलो बिल्कुल खोखली एक वूलन बॉल की तरह हमें दिखाई देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। दिस गिव अस द 3 डायमेंशनल व्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आएगा कि बताओ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमें 3D व्यू देता है? तो 3D व्यू हमें कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा गहरी लाइन है, इसे समझो। जितने भी एंजाइम होते हैं सारे के सारे प्रोटीन होते हैं सिवाय राइबोजाइम को। राइबोजाइम जो होता है वो ट्रांसलेशन कराता है बैक्टीरिया में, 23 SRRNA होता है, वो न्यूक्लिक एसिड होता है। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं सिवाय किसके? राइबोजाइम के। राइबोजाइम क्या होता है? ये एक अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये एक एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं। तो उसी बात को ये कह रहा है कि ये जो प्रोटीन होते हैं इनके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है एंजाइम के तौर पे काम करने के लिए क्या शर्त है? कि इनका जो 3D वाला व्यू है वो इनके पास होना चाहिए। इनके पास अगर इनका टर्शरी स्ट्रक्चर है तो प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर सकता है, अगर उसके पास टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं है तो वो एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा। टर्शरी स्ट्रक्चर इज ये तो हो गया, सॉरी। सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट के मिलके बने हुए होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पेप्टाइड्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स एक से ज़्यादा होंगे या फिर एक से ज़्यादा उनके अंदर सब यूनिट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा की चेन होंगी और 2 बीटा की चेन होंगी। The manner in which these individual folded polypeptides or subunit are arranged with respect to the each other, linear strings of sphere arranged one upon the each other or in the form of a cube or plates। अब इन्होंने कहा कि ये जो इसके सब यूनिट होंगी ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज है, आराम से समझो। इन्होंने कहा कि ये जो इसकी छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से किस रेस्पेक्ट में अरेंज है, कि दूसरे वाले पहले रेस्पेक्ट में कैसी है या थर्ड वाली वो पहले की कैसे है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। उसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कौन दिखाएगा? शर्त क्या है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दिखाने के लिए? कि एक से ज़्यादा सब यूनिट हो। कैसे देखेंगे? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। Two of these are identical to each other, hence the 2 subunit of alpha type and the 2 subunit of the beta type। 2 सबयूनिट अल्फा की तरह होंगी और 2 सबयूनिट बीटा की तरह होंगी। 4 चेन होती है हीमोग्लोबिन में, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया। उसके अलावा देखो ये डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट है? पहला वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये वाला वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में ये N है और ये C है। एरो किधर से है? N से लेके C की तरफ है। ध्यान रखना N से लेके C की तरफ है, ठीक। नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। अब इन्होंने कहा कि जब पॉलीमर बनने होते हैं तो मोनोमर के बीच में किस किस तरीके के बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं। इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं छोटे छोटे ठीक, छोटे छोटे ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये आपस में कौन से वाले बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? विच इज फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिल COOH ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड रिएक्ट्स विद अनदर एमिनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट एमिनो एसिड।
कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं? सी डबल बॉन्ड OH। क्या नाम है इस ग्रुप का? कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है? NH2, अमोनिया वाला ग्रुप। तो इस ग्रुप का क्या नाम है? एमिनो ग्रुप। ये दोनों ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मोइटी, यहाँ से जो है वो पानी निकल बाहर की तरफ निकलेगा। देखो शन का मतलब होता है प्रोसेस, कार्य। हाइड्रा मतलब वाटर, डी मतलब रिमूव, पानी को निकालने वाला प्रोसेस। तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन। यहाँ से पानी टूट के बाहर निकलेगा तो क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन हो रहा है। किस तरीके से होगा? देखो ये देखो, इन्होंने कहा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस N और H, ये हो गया NH2 का। यहाँ पे एक अमीनो एसिड, यहाँ पे एक अमीनो एसिड, तो ये वाला H और ये OH ये टूट के बाहर निकलेगा। ये क्या बन गया? H2O। जब ये H2O बाहर निकल जाएगा तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, ये तो ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या निकल रहा है? वाटर। तो क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन हो रहा है। इन पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इन्होंने कहा कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, इसमें जो छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं किसकी मदद से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन। अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा बॉन्ड ऐसा है जिसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है या फिर जिसमें डिहाइड्रेशन होगा। 4 ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना। डिहाइड्रेशन किस में होगा? पेप्टाइड बॉन्ड में और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 कार्बन एटम ऑफ द 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। जो 2 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड होंगी उनके जो 2 कार्बन के एटम्स होंगे उनके बीच में बनेगा। इन न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी लिंक्स द 3' कार्बन ऑफ 1 शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5' कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने कहा न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट जोड़ने का काम करेगा। किससे किसको जोड़ेगा? कि एक शुगर के 3' कार्बन से और दूसरे वाली न्यूक्लियोटाइड के 5' कार्बन से। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड। अंडरलाइन कर लेना। बॉन्ड किस किस के बीच में बनना है? एक तो फॉस्फोरस और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्होंने बताया नहीं, OH वाला ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल वाला कौन सा ग्रुप होगा? OH वाला ग्रुप होता है। ठीक, कौन सा वाला बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड बनेगा। अंडरलाइन कर लेना। ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फिर एस्टर बॉन्ड। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन द ईदर साइड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इन्होंने कहा 2 एस्टर बॉन्ड होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, इस वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं उसे। किस तरीके से होता है ये समझते हैं। देखो शायद इन्होंने डायग्राम दिखा रखी है। हाँ देखो, ठीक ठीक, देखो एक शुगर ये रही और एक शुगर ये रही, 5 कार्बन की है, 5 रिंग है, 1 2 3 4 और 5वां ये रहा। ठीक, 5वें के पास कौन सा वाला ग्रुप होता है? OH वाला ग्रुप। OH एक फॉस्फोरस से रिएक्ट करेगा और इसका OH भी इसका फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे 5' वाले कार्बन से फॉस्फोरस रिएक्ट करता है और यहाँ पे 2' वाले कार्बन से जो है फॉस्फोरस वो रिएक्ट करता है। ठीक, एक एस्टर बॉन्ड ये रहा और एक एस्टर बॉन्ड ये रहा। तो 2 एस्टर बॉन्ड जब यहाँ पे होंगे तो क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 2 एस्टर बॉन्ड है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इस वजह से क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अंडरलाइन कर लो, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय द DNA इज द फेमस वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 12 में, आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे कि जो सबसे ज़्यादा फेमस DNA का स्ट्रक्चर है वो कौन सा वाला है? वाटसन और क्रिक। ध्यान रखना, ना ही ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना ही ये टर्शरी। कौन सा स्ट्रक्चर है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। दिस मॉडल सेज दैट द DNA एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। इसके हिसाब से DNA किसकी तरह होता है? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब क्या है? देखो एक चेन ये रही, दूसरी चेन ये रही, तो ये जो है ये हेलिकल बना रहा है, हेलिक्स की तरह बना रहे हैं और 2 चेन है तो डबल हेलिक्स। ठीक, द 2 स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल दैट इज रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये जो 2 होते हैं ये कैसे होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करने? देखो ये यहाँ से शुरू हुआ 5 से, लेकिन कहाँ जा रहा है? 3 की तरफ जा रहा है। ये 3 से शुरू हो रहा है, ये 3 से लेके कहाँ जा रहा है? 5 पे जा रहा है, तो एंटी पैरेलल है। ठीक, एक 5 से 3 और एक 3 से 5। ठीक, आगे देखो आप। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसकी जो बैकबोन होती है वो किस तरीके मतलब किस चीज़ की बनी हुई होती है? फॉस्फेट और शुगर वाली चेन की बनी हुई होती है। ठीक, देखो मैं समझाता हूँ इन्होंने क्या कहा, इसका क्या मतलब है। ठीक, देखो सपोज करो फॉस्फोरस फिर शुगर फिर फॉस्फोरस फिर शुगर और फिर फॉस्फोरस। एक चेन ये हो गई हमारी। दूसरी वाली चेन फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस शुगर
और फॉस्फोरस शुगर। तो बैकबोन की तरह काम करता है कौन, फॉस्फेट और शुगर वाला, ये जो है ये बैकबोन की तरह काम करता है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। द नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेज इनसाइड ए एंड जी ऑफ वन इज। ठीक, देखो अब इन्होंने कहा कि एक बैकबोन ये रही, एक बैकबोन ये रही, इन बैकबोन से शुगर से कौन अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस जो होंगे वो अटैच होते हैं, किधर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ अटैच होते हैं। फिर हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे कौन सा होगा, साइटोसिन, यहाँ पर अगर एडेनिन है तो यहाँ पे कौन सा होगा, थाइमीन होगा। कहने का मतलब यह है कि जो ग्वानिन है वो हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से, और जो एडेनिन है वो हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमीन से। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक, देखो वापस आते हैं। The nitrogen base are projected more or less perpendicular to this base। ठीक, A and G of the one strand compulsory base pairs with the T and C। कि एडेनिन और ग्वानिन जो होंगे एक बेस पेयर के, वो कंपलसरी है कि वो थाइमीन और साइटोसिन के साथ बेस बनाएंगे रेस्पेक्टिवली ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे। देखो देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एडेनिन एंड थाइमीन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 डबल बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के, मतलब सॉरी डबल बॉन्ड होगा एक हाइड्रोजन का, और उसके अलावा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस। हर एक जो स्ट्रैंड होता है वो गोल गोल स्टेयरकेस की तरह दिखेगा। ईच स्टेप ऑफ द एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बेस सॉरी इन्होंने कहा ईच स्टेप ऑफ द एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेसिस। एट ईच स्टेप ऑफ द एसेंट द स्ट्रैंड टर्न्स 360 डिग्री। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड विल इन्वॉल्व 10 स्टेप और 10 बेस पेयर। अब इसे देखो आराम से समझना, इसका स्ट्रक्चर बनाते पहले। ठीक, देखो ये कोई होगा, गलत बन गया, एक सेकेंड। ठीक, सपोज करो ये कोई डीएनए का है। ठीक, इसमें काउंटिंग से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी बन नहीं पाया। ठीक है, देखो आप इसे ऐसा समझो, ये 2D व्यू है, 3D व्यू नहीं है। ये जो 3D व्यू होता है, जैसे आपने देखा होंगे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, सीढ़ी ऐसे शुरू होती है, ऐसे गोल 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 घूमते हुए ऊपर जा रही है। एक तो ये घूम भी रही है और साथ में कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो एक स्टेप, दूसरी स्टेप यहाँ पर है, तो ये जब ये घूम के ऐसे जा रही है, पहली स्टेप दूसरी स्टेप, तो ये कितने डिग्री घूम जाएगी, 36 डिग्री घूम जाएगी। फिर अगले स्टेप में 36, फिर अगले में 36, फिर अगले में 36, इस तरीके से गोल गोल घूमती रहेगी। तो 10 स्टेप के बाद जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक 360 डिग्री घूम जाएगा। जहाँ से सर्कल शुरू हुआ था वहीं जाके वो रुक जाएगा। एक बेस पेयर पे 36 डिग्री घूम रहा है, हमें 360 घुमाना है, तो हमें कितने बेस पेयर चाहिए, 10 बेस पेयर चाहिए। तो एक कंप्लीट स्ट्रैंड में तो उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। उसके अलावा ये जो 10 बेस पेयर हैं कि यहाँ से निकल के यहाँ तक चला गया। ठीक, तो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में 10 बेस पेयर आ गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे बोलते हैं पिच। उसे क्या बोलेंगे, पिच बोलते हैं। ठीक, पिच कितनी होती है वो इन्होंने दे रखा है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, देखो इन्होंने बताया था पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम। तो जो पिच होती है वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब समझो ये एक बेस पेयर है। ठीक, यहां से मैं दूसरे बेस पेयर पे जा रहा हूं, तो मुझे 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दोबारा 3.4 कवर करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये समझाया है। ठीक, दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन्ड सैलिएंट फीचर्स इज कॉल्ड बी डीएनए। ये जो डीएनए है जिसके हमने अभी ऊपर जिक्र करा, इसके इतने सारे हमने फीचर्स बताए, वो एक्चुअल में कौन सा डीएनए है, बी डीएनए। इन हायर क्लासेस यू विल बी टोल्ड दैट देयर आर मोर देन अ डजन फॉर्म ऑफ डीएनए नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट्स विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। अब उन्होंने कहा कि जब हम हायर क्लास में आगे जाके स्टडी करेंगे तो हमें ये बताया जाएगा कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के डीएनएज होते हैं, जिसका हम नाम किस बेसिस पर रखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के बेसिस पर हम उसका नाम रखते हैं। और उनकी जो होती है वो यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं। सबके जो फीचर्स होते हैं वो सबके अपने अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। ध्यान रखना, बी डीएनए, जेड डीएनए, इस तरीके से बहुत सारे डीएनए। हम बी डीएनए में राइट हैंड कॉइलिंग होती है, सिर्फ जेड डीएनए ऐसा है जिसमें लेफ्ट हैंड कॉइलिंग होती है। फालतू की बात है, पूछेगा नहीं, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए।
याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो BDNA हमारा वाला है जिसकी हमने अभी स्टडी करी है और यही पूछा जाता है। ठीक, होप यू लाइक।